लेट ए वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। एक बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 4 यूनिट, और एंगल बिटवीन देम जो है वो है 60 डिग्री। देन कैलकुलेट, बिल्कुल बेसिक्स चलते हैं, देन कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन बेस्ड है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट कर लो। जो बेसिक डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ वैल्यू रख देनी है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए का मैग्नीट्यूड है 2, बी का मैग्नीट्यूड है 4, और कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू पता है, 1/2 होता है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 2। इट विल बी द आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक ए वेक्टर है और वो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर बी है i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करें, ध्यान से देखने का ना, जो कंफ्यूजन है बोल देना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मैंने बताया था आई कैप जे कैप में यदि वेक्टर गिवन है तो आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका, ये तो हो गया 2, ये 3 और ये -3 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। यहां से एक पॉइंट और कंक्लूड कर सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट 0 है। तो यहां से एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। देन एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वो हम देख चुके हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है? वो 90 डिग्री होता है। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर यहीं से डायरेक्टली आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। वही चीजें निकालनी है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फटाफट करते जाओ। और सेकेंड पार्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा।
अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद होगा कोफिशिएंट ऑफ आई मल्टीप्लाई करना है, फटाफट करते जाते हैं। तो पहला हो गया ये 2, आई को मल्टीप्लाई किया, जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू 4 तो 24 -24। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, ये 5 हो गया 24, तो -19। देखते जाना कैलकुलेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट के आंसर की बात करें तो जो थीटा होता है, डेफिनेशन चेक कर लो चाहे, कॉस थीटा कॉस इनवर्स और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वैल्यू रख देते हैं और कुछ नहीं करना है हमें। तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -19 आया है हमारे पास, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर का कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर मतलब 4, प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, और -6 का स्क्वायर मतलब +36, और दूसरे वेक्टर में देखें तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 स्क्वायर 16। बाकी और सिंप्लीफाई कर लो और वैसे ही छोड़ देना। यदि स्टैंडर्ड वैल्यू हो तो एंगल मिल जाएगी, अदरवाइज टेबल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर है बेटा? बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है, जल्दी बताओ। यस सर। गुड। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल 4। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर ए है और वो है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस m टाइम ऑफ k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है a vector is perpendicular to vector b, then calculate, then find m। तो मुझे पता है कि यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं बेटा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इफ वेक्टर a and b are mutually perpendicular, then dot product of these two vector always be equal to 0, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है बेटा? 90 डिग्री होता है, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ए बी cos थीटा होता है, और ए बी फिर कुछ भी बना रहे, यदि थीटा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 3 इंटू आई के मल्टीप्लाई करो, आई वाला, तो 3 इंटू 1 तो 3, और -1 जे का कोफिशिएंट है, वहां -2 है तो +2 हो गया, और यहाँ m है वहां 1 है तो प्लस m हो गया, इट इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूं तो m का वैल्यू आ गया आपका -5। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5। अब इसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं? जैसे हमें वर्क डन वगैरह निकालना होता है तो वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 6i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, इतना फोर्स है, इतने न्यूटन, और एक पार्टिकल है, और ये क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। फोर्स एक्टिंग, ये चीजें याद भी करते जाना, एक्टिंग ऑन पार्टिकल आगे आएंगी, लेकिन अभी से याद कर लोगे बेटर रहेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल
और जो एक है एस, एक वेक्टर है, वो है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट। of particle, then calculate work done by particle, calculate work done। तो बिल्कुल सिंपल सा है, पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप कर लो, आगे हम वर्क एनर्जी पावर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा? वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती है वो आती है वर्क डन। तो बस कुछ नहीं, हमारे लिए तो वेक्टर हैं, ये 2 वेक्टर हैं, और 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, बस हमारे लिए तो ये है यहाँ पे। तो इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18, 1 इंटू 6 प्लस 6, और -2 इंटू -1 प्लस 2। तो ये कितना हो गया, बोलो जल्दी? 26 जूल। 26 है सर, 26। हाँ 26 जूल। समझ में आ गया बेटा? तो बेसिकली यहां से याद रखना, वर्क डन क्या होता है? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये चीज आपको याद करने वाली चीज है, जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। अच्छा, और वहां भी डिटेल से हम पढ़ेंगे, बस यहाँ पर हम समझने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास एक फोर्स वेक्टर गिवन है, वो है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, और पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है वो है 3,1,4, ये कोऑर्डिनेट है, और फाइनल कोऑर्डिनेट है वो है लेट्स से 5,6,2। ये क्या है? इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये है फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो अब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन से क्या निकालते हैं? इनिशियल और फाइनल, अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वर्क डन, फाइंड करना है वर्क डन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसलिए दी होती है कि हम क्या निकाल लें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होता है फाइनल पोजीशन मतलब x2 माइनस x1 i कैप, या ऐसे बोलूं इसको, और यदि प्रिसाइसली बोलूं तो बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल पोजीशन मतलब xf माइनस xi, ऐसे वेक्टर लिखते हैं यदि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता है तो, i कैप प्लस y मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ y बेटा, माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ y i कैप, प्लस वेक्टर लिखने का तरीका, और फाइनल पोजीशन ऑफ z कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ z कोऑर्डिनेट k कैप। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें बेटा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 मतलब 2i कैप, और 6 माइनस 1 मतलब प्लस 5j कैप,
और ये है 2 - 4 मतलब -2 k कैप। ये क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। बाकी की कहानी वही है कि वर्क डन निकालने के लिए फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से लेते हैं। और फोर्स वेक्टर हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं फटाफट। इज इक्वल टू 2 × 2, ये 2 × 2 4 प्लस जे वाला 5 हो जाएगा, के वाला -6 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 3 जूल। इट विल बी द वर्क डन। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पोजीशन पता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट हमने यहां भी देख लिया कि यदि हमें पोजीशन पता है या कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ भी जो हमें मेमोराइज करना है, जो याद रखना है फ्यूचर में, वो ये। जल्दी बोलो, यस और नो। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया, कुछ बेसिक हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रोजेक्शन वाले। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास वेक्टर ए है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। चलो यही मान लेते हैं। हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, देखते हैं कैसे निकालें। हम बात करें, हमारे पास एक वेक्टर ए है, चलो ये वेक्टर लेट से ए है, और ये वेक्टर बी है, और ये एंगल थीटा है। तो हमें एक चीज पता है, ये जो होगा, ये x बोलूं तो x जो होगा वो a cos थीटा होगा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए along b। यदि हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने डिस्कस कर चुके हैं उसमें डॉट प्रोडक्ट में। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, x वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो कितना होना चाहिए, a cos थीटा होना चाहिए, और डायरेक्शन किसके अलोंग होना चाहिए, b के अलोंग। और b के अलोंग की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा बेटा, b का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। बाकी हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। तो बाकी के लिए हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से हम देख चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से हमारे पास ए कॉस थीटा का वैल्यू जो आ जाता है, हमने देखा था पहले, वो आता है ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है। और इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो है वैल्यू किसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड बाई बी, और जो बी का यूनिट वेक्टर है उसको लिख देंगे बी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसकी जगह हमने ये लिख दिया है, हमें पता है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, नथिंग एल्स। इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं फटाफट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर ये लिखा है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 और 2 इंटू 1 +2 +1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। एक मिनट बेटा, इज इक्वल टू 4। और ए वेक्टर का मैग, और हमें चाहिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वो बी वेक्टर से निकल आएगा, वो क्या हो जाएगा, √1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +1 स्क्वायर इज इक्वल टू, वो हो जाएगा आपका 4 5 6। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हम क्या करेंगे देखो, अब हो गया क्वेश्चन। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, ये यहाँ पर रख देंगे इसका वैल्यू, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उठा के यहाँ रख देंगे। और बी वेक्टर भी मेरे पास है, ये बी वेक्टर का वैल्यू उठा के बी वेक्टर की जगह रख देंगे। बस वैल्यू रख दो फटाफट, और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया 4 और ये आ गया √6 का स्क्वायर मतलब 6, और इनटू बी वेक्टर हमारे पास है कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बाकी और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। बाकी हमारा आंसर ये आ गया, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। जल्दी देख लो फिर बताओ मुझे, ये पूरा क्वेश्चन ये है, फटाफट देखो और बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया है? अनिकेत समझ में आ गया बेटा? उदित नहीं आया तो बोलो अभी। हाँ सर आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब वेक्टर प्रोडक्ट में। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया है, उसके एग्जाम्पल भी कर लिए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, सेकेंड
क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। आज फिनिश हो जाएगा, लास्ट है ये। अब जरा देखो, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर, चलो पहले इससे पहले थोड़ा सा इसकी बेस, चलो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और एंगल बिटवीन देम थीटा है। तो जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है वो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मतलब बी, इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू ईटा कैप, इंटू ईटा कैप। सब सिंबल का, हर चीज का मीनिंग समझ लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं क्रॉस ऑपरेटर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा है, क्रॉस ऑपरेटर, ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट वहां पर डॉट ऑपरेटर बोलते थे। ये जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, या गिव जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो है ईटा कैप, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी मिलेगी वो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट हमें एज अ रिजल्ट वी गेट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में हमें एज अ रिजल्ट स्क्वायर क्वांटिटी मिलती थी, यहां पर हमें मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। और ये कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, इट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डेफिनेशन ऑफ सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको याद रखना है हमें। जल्दी बोलो, सबका मीनिंग क्लियर है? ए और बी इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, थीटा एंगल बिटवीन देम है, ईटा कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये सारी चीजें हैं। अब जरा देखो यहाँ पर, अब मेन पंगा आता है, यदि वेक्टर हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, एंगल भी हमें मिलेगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने का तरीका है वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर ईटा कैप। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक ये नया वेक्टर है, या फिर डायरेक्शन ऑफ ईटा कैप। ईटा कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो रूल है वो रूल है राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। तो बहुत लोगों को पता भी होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है। यदि हमें राइट हैंड थंब रूल देखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और एंगल बिटवीन देम थीटा है। स्मॉलर एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। तो जो रूल कहता है वो कहता है वी हैव टू पुट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, वी हैव टू पुट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। ध्यान से सुनते जाना, विजुलाइज करना कि कैसे रख रहे हैं, इमेजिन करते जाना उस सिचुएशन को। वी हैव पुट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of first vector, in the direction of first vector। फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का मतलब है यदि ए क्रॉस बी निकालना है, हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो ये जो है ये फर्स्ट वेक्टर है, जो पहले लिखा है फर्स्ट वेक्टर है, और ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? जो बाद में लिखा है वो सेकेंड वेक्टर बेटा, वो क्या है? सेकेंड वेक्टर। तो हमने पहले क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर रखना है। यदि ए क्रॉस बी निकालना है तो ए फर्स्ट वेक्टर हो गया। तो राइट हैंड की फिंगर हमने रखी। अब राइट हैंड की फिंगर आप भी रख के देख लो। मैंने राइट हैंड की फिंगर इस डायरेक्शन में रखी है, राइट हैंड की इस डायरेक्शन में रखी है, एक ही तरफ, एंड कर्व टूवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, एंड कर्व टूवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर इंक्लूडिंग थीटा, इंक्लूडिंग थीटा। मतलब ऐसे कर्व कराना है कि जब कर्व करें तो फिंगर का जो रोटेशन हो उस रोटेशन में थीटा इंक्लूड हो जाए। तो मैं क्या कराऊंगा? इधर फिंगर रखूंगा ऐसे, और इधर कर्व कराऊंगा ऐसे, तो आपका थीटा भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो बी की तरफ मैंने कर्व करा दिया। तो आप भी रख के देखो, ए की तरफ रख के देखो, अब बी की तरफ कर्व कराओ जो थीटा इंक्लूड करे। तो थंब कहाँ जा रहा है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। थंब कहाँ जा रहा है इस सिचुएशन में? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो देन डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ thumb will give us direction of a vector क्रॉस b वेक्टर बोलूं या फिर बोलूं ईटा कैप। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर ईटा कैप का डायरेक्शन हमें इस तरीके से मिलेगा। तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमने फिगर में बनाई है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इस फिगर के हिसाब से जो थंब जा रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर ईटा कैप जो हमें मिल रहा है
वो मिल रहा है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। ये इमेजिन किया नहीं किया, जल्दी बोलो, यस और नो। यस सर। गुड, वेरी गुड। और यदि ये सिचुएशन होती कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, और हमें निकालना होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसमें ये जो होता, ये क्या होता बेटा, ये होता फर्स्ट वेक्टर और ये क्या होता बेटा, सेकेंड वेक्टर। तो इस केस में राइट हैंड की फिंगर हम किधर रखते, इस केस में हम राइट हैंड की फिंगर रखते किसकी तरफ, बी की तरफ, और कर्व कैसे कराते, बी की तरफ रखते और कर्व कराते ए की तरफ, क्योंकि थीटा को भी इंक्लूड कराना है। तो राइट हैंड का थंब जो कर्व कराते समय थंब कहां पॉइंट करता, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या फिर इस केस में जो नया यूनिट वेक्टर होगा ईटा, वो होगा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो ये बहुत फंडामेंटल चीज है, ये लॉस पता होना चाहिए, क्योंकि आगे भी बेटा ये रूल आएगा, ये जगह जगह आपको यूज करने के लिए बहुत सिचुएशन में आएगा। तो आपको इसको रूल के बारे में, राइट हैंड थंब रूल के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जरा उनको देखें। यदि हम बात करें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, ध्यान से देखना। यदि मैं ए क्रॉस बी करूं, ए क्रॉस बी करूं, तो आ रहा है ए बी साइन थीटा ईटा कैप, सबका मीनिंग पता है। अच्छा, और बी क्रॉस ए करूं तो अभी भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है, बी क्रॉस ए करूंगा तो भैया बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, और इस बार यूनिट वेक्टर कुछ डिफरेंट होगा तो उसको ईटा 1 बोल दूं। तो यदि यही सिचुएशन कंसिडर करूं तो पहले वाले फिगर में जो डायरेक्शन आ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है। तो ये जो नए वेक्टर आए हैं, इन दोनों की हेल्प से एक पॉइंट हम कंक्लूड कर लेंगे। वो पॉइंट ये कंक्लूड होके आया कि जो ये वेक्टर आए हैं, नए वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से, वो ये है कि जो ए क्रॉस बी है वो वेक्टर जो होगा वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होगा। पहली बात तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दूसरा पॉइंट, क्योंकि एक का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा तो दूसरे का डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये निकल के आया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि दोनों में देखो, दोनों में ए बी साइन थीटा आ रहा है, और ए बी साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, चाहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो या फिर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हो, तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां भी ए बी साइन थीटा है और यहाँ भी ए बी साइन थीटा है। तो लेंथ में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस में फर्क पड़ रहा है, डायरेक्शन में। एक में डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है तो दूसरे का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो दो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया है, बहुत ध्यान से देखना। यदि मैं चाहे पहला सिचुएशन देखूं या दूसरा देखूं, जो भी देखना है देख लो, ये दोनों फिगर हैं। पहले वाले फिगर में जो आ रहा है वो डायरेक्शन आ रहा है क्रॉस बी का आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर,
मतलब ए बी तो इस प्लेन में है, चाहे फर्स्ट फिगर में हो चाहे दूसरे फिगर में हो, लेकिन ए बी से जो नया वेक्टर बना वो पहले वाले फिगर में आ रहा है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और दूसरे वाले फिगर में आ रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब कहने का कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से जो एक नया वेक्टर बन रहा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो तब भी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, और यदि रिजल्टेंट वेक्टर दूसरे वाले फिगर में इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हो तब भी वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दोनों वेक्टर में से कोई वेक्टर हो, बोथ आर perpendicular, both are perpendicular to vector A and B, दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। अब जरा देखो यहां से फिर एक पॉइंट बेटा समझ में आ रहा है, बोल देना जल्दी बोलो, ये समझ में आ गया नहीं आया पॉइंट? अब जरा देखो एक नया वेक्टर हमारे पास आया, एक तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक नया वेक्टर आया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यदि बी क्रॉस से निकालूंगा तो एक ये नया वेक्टर है वो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं ए वेक्टर, एक ये नया वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक नया वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से लूंगा तो मुझे पता है ये वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट या फिर मैं इसी का डॉट प्रोडक्ट, इस नए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से लूं, या फिर हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ लूं या बी के साथ लूं, बी वेक्टर क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट चाहे बी के साथ लूं या फिर ए के साथ लूं, तो वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि ये जो नए वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर नया वेक्टर है और ये क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आया है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आया है और ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आया है, और क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी वेक्टर आता है वो जिन दो वेक्टर से वो क्रॉस प्रोडक्ट का एक नया वेक्टर आया है वो उन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। सोच लो बाकी लोग भी। चलो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है इसमें, वो एक एक करके देखते जाते हैं। यदि ये ए वेक्टर है, ये तो वेक्टर हमने कैसे निकालना है वो तो हम फाइंड कर चुके हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, ये मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड दोनों का किसके बराबर होगा? वो होगा ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करें कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन देम थीटा है। गौर से देखा जाए तो इससे मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, ये एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम की नेमिंग कर देते हैं, ये है कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी
ये कैपिटल डी। अच्छा, एक डायगोनल इसका ये है। यदि मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं। अब ध्यान से सुनना, यदि AD का लेंथ, AD का लेंथ जो है वो आपका है B के बराबर, और मैं एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AED। अब बिल्कुल ये याद कर लो, बार बार ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं मुझे। यहाँ पर यदि साइन थीटा अप्लाई करूं तो साइन थीटा हो जाएगा DE डिवाइड बाई B। तो यहां से DE का वैल्यू आएगा B साइन थीटा। और यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना चाहूं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। ये पता फॉर्मूला, नहीं पता जल्दी बोलो। 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप कर लेना। तो यहां से 1/2 और बेस लेंथ AB का लेंथ स्मॉल a के बराबर है, और हाइट मतलब DE, उसका वैल्यू किसके बराबर है, B साइन थीटा के बराबर है। और इसको गौर से देखो, ये AB साइन थीटा है, तो इसको लिख सकता हूं 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या फिर इसी को लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि दोनों का सेम होता है, चाहे B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड देखूं या फिर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड देखूं, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि हमें ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड के वेक्टर गिवन है, मतलब A वेक्टर और B वेक्टर गिवन है ट्रायंगल के, तो फिर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लें और डिवाइड बाई 2 कर दें, तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। और यदि पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है पूरे का, तो जितना एरिया इस वाले ट्रायंगल का है उतना अब दूसरे वाले ट्रायंगल का होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ABCD, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। और वो कितना हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ A क्रॉस B लिखूं या फिर मॉड ऑफ B क्रॉस A लिखूं, एक ही बात है। तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें और निकल के आ गई। यदि मुझे एडजेसेंट वेक्टर ऑफ ट्रायंगल गिवन है या एडजेसेंट वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, तो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकता हूं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ से हमने डिस्कस किया, जो हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जल्दी देख लो, फिर बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर।